Hey guys, I'm Ratee and you are studying nursing with me. So आज यहाँ पर हम मीज़ल्स को डिस्कस करेंगे एंड ये जो डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर इंक्लूड की जाती है और ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है जो कि मेनली बच्चों से रिलेटेड है। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि CHO की जो वैकेंसी है जो कि उत्तराखंड से आ रही है, आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हों या जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हों इस वैकेंसी के लिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्लीट डिटेल के लिए आप FB पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। RN रती FB पेज है, तो कंप्लीट डिटेल्स आप इस पर चेक कर सकते हैं। एंड वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी डिटेल है वो मैं यहीं पोस्ट करती हूँ FB पेज के ऊपर, क्योंकि वीडियो बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इतनी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली जो वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मीज़ल्स। मीज़ल्स को रूबियोला भी कहा जाता है। ये इसका सेकंड नेम है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी मीज़ल्स ना देकर आपको रूबियोला दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीज़ल्स है उसको रूबियोला भी कहा जाता है। ये एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि वायरस से होती है एंड ये जो वायरस है वो पैरामिक्सो वायरस जो फैमिली है उसका वायरस होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये डिज़ीज़ वायरल डिज़ीज़ है और दूसरा ये जो वायरस है वो पैरामिक्सो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर ये जो डिज़ीज़ है इसके अंदर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि किस तरीके के इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड इसके अंदर 3C का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिलता है। एंड इस 3C's के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कफ को एंड कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस को। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसका एक फीचर है जो कि आपको याद रखना होगा, क्योंकि 3C's करके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 3C's में हम इंक्लूड करते हैं कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। कॉप्लिक स्पॉट्स, ये स्पॉट्स हैं जो कि चिक का जो इनर एरिया है उसके अंदर दिखाई देते हैं इस डिज़ीज़ के अंदर, और फिर बाद में जैसे ही ये डिज़ीज़ फर्दर आगे और प्रोग्रेस करती है तो बॉडी के ऊपर रैशेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं ये स्टेजेस के अंदर डेवलप होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो डिजीज़ है उसके अंदर प्रोड्रोमल स्टेज होगा, देन उसके बाद इरप्टिव स्टेज है एंड जो थर्ड स्टेज है वो है पोस्ट मीजल स्टेज। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। एंड ये जो डिजीज़ है इसकी एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर जो एजेंट है वो पैरामिक्सो वायरस होता है। तो आपको ये याद रखना होगा यहाँ पर कि एजेंट जो है वो पैरामिक्सो वायरस है। एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पर जो मीज़ल्स के केसेस होते हैं वो ही इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। एंड जो इन्फेक्टिव पीरियड है वो 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैशेस। मीन्स जब भी कोई डिजीज़ डेवलप होती है मीज़ल्स की, तो यहाँ पर रैश डेवलप होने से 4 दिन पहले का जो पीरियड है और रैश डेवलप होने के 5 दिन बाद का जो पीरियड है वो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड है। वो एक इन्फेक्टिव पीरियड है जिसके अंदर अगर कोई कांटेक्ट में आता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के तो ये जो डिजीज़ है फिर ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड मोस्टली यहाँ पर ये जो केसेस हैं वो बच्चों के अंदर देखे जाते हैं, और एक बार जब यहाँ पर मीज़ल्स का अटैक हो जाता है तो इससे जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है वो मिल जाती है। और ये जो केसेस हैं वो मेनली माल नरिश जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि ये जो डिज़ीज़ है वो हेल्दी बच्चों के अंदर नहीं होती। मेनली जो ये डिज़ीज़ है वो
बच्चों के अंदर होगी, लेकिन ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो माल नरिश जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपेयर ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन। एंड ये जो डिजीज़ है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ही ट्रांसमिट होती है। लाइक यहाँ पर स्नीजिंग हो गया या फिर टॉकिंग एंड किसिंग जैसे जो इवेंट्स हैं उनके थ्रू जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो कैरी करते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। या फिर कुछ कंटामिनेटेड आर्टिकल्स हैं, लाइक अगर किसी ने स्नीज किया है या फिर टॉक करते हुए कोई जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आर्टिकल्स के ऊपर आ जाते हैं और फिर अगर उन्हें कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन यूज़ कर रहा है तो इस तरीके से भी ये जो डिज़ीज़ है वो ट्रांसमिट हो सकती है। एंड इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 10 to 14 डेज़ का जो पीरियड है उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मीज़ल्स जो है 10 to 14 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर आपको स्टेजेस के रूप में ये जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज इसके अंदर होती है प्रोड्रोमल स्टेज। सो प्रोड्रोमल का मतलब होता है कि जो डिजीज़ है उसके मेन सिम्टम्स आने से पहले जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं उनको प्रोड्रोमल स्टेज कहा जाता है। सो यहाँ पर जो कॉमन सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो कुछ कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं उसी तरीके से होते हैं। इसके अंदर हमें फीवर देखने को मिलता है जो कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। एंड रनिंग नोज एंड वाटरी और रेड आई का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। एंड स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पॉट ऑन अ रेड बेस कि यहाँ पर जो स्पॉट हमें दिखाई देते हैं जिनको कि कॉप्लिक स्पॉट्स कहा जाता है। और प्रोड्रोमल जो स्टेज है वो लास्ट करती है 3 to 4 डेज़ तक का इसका पीरियड होता है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पॉट्स हैं आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली कभी नहीं दिया जाता। कॉप्लिक स्पॉट्स आपको स्पॉट्स के कलर दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाता है कि कॉप्लिक स्पॉट्स का जो मेन फीचर्स है वो कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉप्लिक स्पॉट किस तरीके का होता है। यहाँ पर रेड बेस होगा और ब्लूइश और वाइट कलर के ये स्पॉट्स होते हैं इस रेड बेस के ऊपर। तो ये ही जो स्पॉट्स हैं वो कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं। और ये चिक का जो इनर एरिया है, मीन्स आपका जो गाल है उसके अंदर का जो सरफेस है उसके ऊपर ये देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद आती है नेक्स्ट इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव मीन्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इरप्टिव मीन्स कि यहाँ पर बॉडी में कुछ इरप्शन हो रहा है। एंड जो इरप्शन हो रहा है मीन्स वो यहाँ पर रैशेस डेवलप हो रहे हैं। सो ये जो स्टेज है वो 4th डे होता है इलनेस का, उससे स्टार्ट हो जाती है। एंड डस्की रेड मैक्यूलर जो रैशेस होते हैं वो यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ये रैशेस फेस एंड नेक के ऊपर डेवलप होते हैं और उसके बाद बिहाइंड द ईयर्स एंड फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी में फैलना शुरू करते हैं। एंड ये जो स्टेज है वो 3 से लेकर 4 दिनों तक लास्ट करती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 से 4 दिन का होता है। एंड देन उसके बाद जो ये रैशेस अपीयर हुए हैं वो धीरे धीरे फेड होना शुरू करते हैं और स्किन के ऊपर एक डार्क पिगमेंटेशन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो इरप्टिव स्टेज है उसके अंदर हमें कुछ इस तरीके के साइन देखने को मिलते हैं। एंड जो प्रोड्रोमल स्टेज है जो कि जिसके अंदर 2 से लेकर 4 दिन का जो पीरियड है वो, एंड उसके बाद फर्स्ट जो 2 से लेकर 5 दिन का पीरियड है जब रैश अपीयर हो गए हैं। तो यहाँ पर ये एक पीरियड है जिसके अंदर जो वायरस है वो प्रेजेंट होता है टीयर्स के अंदर, नेजल एंड थ्रोट सिक्रीशंस के अंदर और यूरिन और ब्लड के अंदर। तो ये पहले ही आपको बताया गया है कि यहाँ पर ये एक इन्फेक्टिव पीरियड है।
सो ये ड्यूरेशन आपको याद रखना है कि इन्फेक्टिव पीरियड कौन सा है कि 2 से लेकर 4 दिन का जो पीरियड है और उसके बाद जो रैशेज अपीयर हो रहे हैं उस पीरियड के दौरान जहाँ पे 2 से लेकर 5 दिन का पीरियड है, इसके अंदर जो वायरस है वो काफ़ी एक्टिव है। सो ये जो स्टेज है वो काफ़ी सीरियस स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो किसी और को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ पर पेशेंट को आइसोलेट करने की ज़रूरत होती है इस कंडीशन के अंदर। एंड नेक्स्ट जो स्टेज है वो है पोस्ट मीजल स्टेज। ये जो स्टेज है इसके अंदर जो भी बच्चा है उसका जो वेट है यहाँ पर हमको कम देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिजीज़। सो ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो बच्चा है उसका वेट हमें कम दिखाई देता है इस कंडीशन के अंदर। सो इस डिजीज़ के अंदर मेनली 3 स्टेजेस आपने देखी। फर्स्ट है प्रोड्रोमल स्टेज, देन इरप्टिव स्टेज एंड थर्ड है पोस्ट मीजल स्टेज। सो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेन जो कॉम्प्लिकेशन है वो डायरिया, निमोनिया एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस और ओटाइटिस मीडिया के जो केसेस होते हैं वो हमें मीजल्स के केसेस में देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है निमोनिया। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर मीजल्स डेवलप होता है उनके अंदर निमोनिया के केसेस भी देखने को मिलते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, इसको आप याद रखिएगा। इस मीजल्स के केसेस का प्रिवेंशन हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है वैक्सीन। एंड ये जो वैक्सीन है वो लाइव मीजल वैक्सीन है। इसको आपको याद रखना होगा कि ये जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन के अंदर इंक्लूड की जाती है। और इसको हम किस किस टाइम पर इंट्रोड्यूस करते हैं, 9 मंथ से लेकर 12 मंथ का जो पीरियड है उसमें फर्स्ट डोज दिया जाता है मीजल्स का। सबक्यूटेनियस रूट होता है इसका, ये आपको याद रखना है। एंड जो सेकंड डोज दिया जाएगा वो 16 से लेकर 24 मंथ का जो पीरियड है उसके अंदर सेकंड डोज दिया जाता है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइम है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ये डोजेज़ रेकमेंड की जाती हैं किसी भी बच्चे के लिए। तो ये जो वैक्सीन है वो लगाना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें प्रिवेंट करना है बेबी को मीजल्स के अटैक से। तो यहाँ पर जो आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंदर इस वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है। एंड मीजल्स का जो वैक्सीन है इसको सिंगली भी यूज़ किया जा सकता है या फिर जो कंबाइंड वैक्सीन्स आपने सुने हैं उसके साथ भी इनको यूज़ किया जा सकता है। लाइक अभी MMR का जो वैक्सीन है उसी के अंदर मीजल्स का वैक्सीन भी इंक्लूड है। तो इसको किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, सिंगल भी लगाया जा सकता है और कॉम्बिनेशन में अगर ये किसी और वैक्सीन के साथ में है तो भी इसको लगाया जा सकता है। या फिर प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को भी यूज़ किया जा सकता है जो कि 250 से लेकर 750 mg की रेंज में हो सकता है। सो यहाँ पर इसको यूज़ जब हम करेंगे तो जब मीजल्स के साथ में कांटेक्ट हो जाएगा तो उसके विदिन 3 डेज़ हमें यहाँ पर इसको यूज़ करना होता है। लेकिन अब इसका जो यूज़ है वो काफ़ी कम हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो वैक्सीन्स हैं उनका जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है मीजल्स के केसेस में। तो यहाँ पर ये जो यूज़ है वो अब काफ़ी लिमिटेड हो चुका है। एंड इंटरवेंशन हमें यहाँ पर क्या करने होंगे, पेशेंट को सबसे पहले हमें आइसोलेट करना है और जो भी एक्टिविटीज़ है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना है ताकि जो एनर्जी है वो यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं। एंड जो इन्फेक्शन है ट्रांसमिट हो सकता है तो आइसोलेट अगर हम कर देंगे तो ये जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। एंड उसके बाद जो चाइल्ड की आइज़ है यहाँ पर जो केसेस होते हैं उनके अंदर हमें ब्लाइंडनेस की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें चाइल्ड की आइज़ को सेव करना होता है और उसके लिए हमें यहाँ पर विटामिन A को यूज़ करना होता है या फिर कुछ
जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू भी हम विटामिन ए को डाइट के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये जो ब्लाइंडनेस के केसेस होते हैं मीजल्स के केस के अंदर, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड जो नोज़ एंड थ्रोट के सिक्रीशंस हैं उनका डिसइंफेक्शन होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर एज़ पर जो रूल्स हैं डिसइंफेक्शन के लिए, उसको हमें काम में लेना है नोज़ एंड थ्रोट के जो सिक्रीशन हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। और जो ससेप्टिबल चिल्ड्रन हैं उनको हमें इम्यूनाइज करना है, जैसा कि हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का रूल है उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर जो वेपोराइजर्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर केस के अंदर कफ का और कोराइजा जो है उसका प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कूल मिस्ट वेपोराइज़र को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्लियर हो जाए और जो ब्रीदिंग का जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको यहाँ पर हम एक रिलीफ दे सकते हैं इन वेपोराइजर्स को यूज़ करके। और जो फीवर है उसको एंटीपायरेटिक्स को यूज़ करके यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको हम मीजल्स के केस के लिए काम में लेते हैं। सो इस तरीके से जो मीजल्स के केसेस हैं उसके अंदर हमें इंटरवेंशन करने होंगे। एंड ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।